अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जब आप सलाम पाकिस्तान करके हाल चाल पूछती हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हाँ हाल चाल बताएं। तो हाल चाल ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और जो कमेंट्स करते हैं मैं उनके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर किसी ने मुझसे मुखातिब होकर कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी ज़रूर दूँ। अच्छा, आज जो दो अहम बातें मैंने करनी है, एक तो अभी तक कितने हलकों का जो कौमी असम्बली का नतीजा चैलेंज किया गया है, उसको उसके ऊपर बात करूंगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 180 नशिस्तें थीं जिसके ऊपर डाका डाला गया है, लेकिन चैलेंज कितने हुए हैं ये नताइज कौमी असम्बली की सिर्फ अगर बात की जाए वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उससे पहले राय साकिब खरल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई और पूरी मीडिया में उसका चर्चा रहा, उस वीडियो की हकीकत क्या है, वो किसकी जानिब से बनाई गई, उसमें सच्चाई है या नहीं है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात शुरू कर लेते हैं राय साकिब खरल की वीडियो से। जो लोग नहीं जानते, जो लोग नहीं देख पाए, ऑल्दो कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उन सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी शेयर की, नून लीग वालों ने भी शेयर की, वो कहते रहे ये रियल वीडियो है, और जो नून लीग वाले हैं वो फेक वीडियो कहते रहे, और साथ ही साथ वो जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में भी कुछ अजीबोगरीब बातें करते रहे। राय साकिब खरल को मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो बड़े ऑनेस्ट और बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। और उनके मुताबिक उनको किसी सोर्स से इत्तला मिली कि लक्ष्मी चौक में एक प्रिंटिंग प्रेस में नवाज शरीफ साहब का जो हल्का मानसहरा था जहां से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वहां के बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। ये 15 फरवरी को उनको ये इत्तला मिलती है और वो वहां पर पहुंचते हैं। उनके साथ एक और जर्नलिस्ट भी होते हैं और वहां पर उनकी जानिब से जैसे कोई भी जर्नलिस्ट कहीं जाता है तो वो वीडियो प्रूफ भी उसका होता है और वो देखता भी है, वो ऑब्जर्व भी करता है, और वो एक वीडियो की फॉर्म में भी उसको डॉक्यूमेंट कर लेता है ताकि वो अपने चैनल को दे सके या इसके ऊपर कोई बात कर सके या किसी भी तरह से इसको सबके सामने ला सके, ये जो एविडेंस है। अच्छा, उन्होंने और जो उनके साथ जर्नलिस्ट थे उन्होंने वहाँ पे अपनी जो रिपोर्टिंग थी वो की, जो एविडेंस था वो देखे, सब कुछ किया। उसके बाद कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिनकी जानिब से यकीनन उनको ये खबर दी गई थी, जिस सोर्स की जानिब से उनकी वीडियोस बनाई गई। जब वो वापस आए तो उनका ये कहना है, उन्होंने जो गुफ्तगू की मंसूर अली ख़ान से, कि उन्होंने ये कहा कि हमें अपने जब चैनल से रब्ता किया तो चैनल वाले डेफिनेटली ये खबर जब आती है तो वो कहते हैं कि हाँ अब मज़ीद ज़रा इसको डिग इन किया जाए कि ये किसका प्रिंटिंग प्रेस है, किसकी जानिब से ये खबर आई, कौन यहाँ पे ये सब कुछ करवा रहा था। तो खबर चूँकि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप किसी के ऊपर लगाने जा रहे हो और जिसमें हुकूमत भी निशाना बनेगी, इदारे भी निशाना बनेंगे, नून लीग भी निशाना बनेगी, तो ज़रा अगर किसी पे हाथ डाला जाए तो पूरी तैयारी के साथ हाथ डाला जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क में अगर किसी की कोई थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी रह गई है तो वो मीडिया की रह गई है। ना कोई इस मुल्क के किसी इदारे के सरबराह की बात सुनने को तैयार है, ना किसी पॉलिटिशियन की बात सुनने को तैयार है, ना किसी मजहबी रहनुमा की कोई बात सुनने को तैयार है। आ जाके ये जो सारे फैसले हैं जो कि अदालतों में होने चाहिए थे, इदारों में होने चाहिए थे, तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, वो रोल भी मीडिया को ही प्ले करना पड़ता है। और मीडिया इस वक्त वाहिद इदारा है जिसकी चलें फिर भी उसके कुछ लोगों की कोई इज्जत बाकी रह गई है कि लोग उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं। अच्छा खैर, मैं वापस आती हूँ। तो उन्होंने, उनके इदारों ने कहा कि इसको ज़रा मज़ीद डिग इन किया जाए। अभी वो इस प्रोसेस में ही थे कि कहीं से ये वीडियो इस वजह से लीक कर दी गई कि इन्होंने अभी तक चलाई क्यों नहीं है, हमने इनको खबर दे दी है और इन्होंने चलाई क्यों नहीं। अच्छा, ये सोर्सेज वाला ताल्लुक कुछ ऐसा ही होता है। मैं भी जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रही थी नूर मुकद्दम केस और सारा इनाम केस में, तो कुछ लोग ऐसे आते थे जो कि मुझे कुछ इस तरह की अहम इंफॉर्मेशन दे देते थे और वो चाहते थे कि मैं फ़ौरन के फ़ौरन वो इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने लाऊं। लेकिन मैं भी उस वक्त यही करती थी कि मैं देख लेती थी कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला है ये मुझसे क्या चाहता है, फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को काउंटर चेक करती थी और उसके बाद वो मैं इंफॉर्मेशन सबके सामने लाती थी। और कभी मैंने उनकी वो जो चाहते थे कि उनके टाइम लाइन को फॉलो किया जाए, फ़ौरन फ़ौरन दी जाए, ऐसा नहीं किया था। और बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो वो मुझे देते थे और जो कि मैंने कभी आप लोगों के सामने नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे पता था कि किसी बाकायदा ख़ास एजेंडे के तहत मुझे ये खबर दी जा रही है। तो ये सहाफ़ी ने खुद फैसला करना होता है, ये उसकी डिसीजन होता है और उसको अपनी सारी सेंसेस इस्तेमाल करनी चाहिए जब उसके पास कोई भी ऐसी खबरें लाएं। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आपके पास ऐसी चीज़ आ गई, आप वायरल हो गए, लेकिन उसी वक्त आप
कितने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होता है कि ये जो शख्स आपको दे रहा है इसका क्या एजेंडा हो सकता है, क्या नेक नियति पर मबनी आपको कोई खबर दी गई है या फिर वायरल करवाने के लिए दी गई है। और ये सारे आपने उसी लम्हे में ये सारी चीज़ें जज करके और फिर ही कोई खबर लानी होती है सामने। अच्छा, वो रिलीज़ कर दी गई। अब उसके बाद राय साकिब खरल को बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली उनके ऊपर हर तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा था। फिर उनको आके बताना पड़ा कि मैंने तो ये रिलीज़ ही नहीं की, मैं तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इस तरह से इसको रिलीज़ कर दी गई। अब मसला इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि ऐसी कोई भी वीडियो आएगी, रिलीज़ कर दी जाएगी, सबके हाथ में चली जाएगी, सब उसके ऊपर अपना फैसला भी सुना देंगे, सब उसके ऊपर जज भी बन जाएंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट खड़े होंगे और वो इसको बिल्कुल फेक करार दे देंगे। मसला यही है, लैक ऑफ ट्रस्ट अवाम का। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी इदारे पे? क्या अगर हमारी पुलिस आज़ाद होती, अगर हमारे इदारे आज़ाद होते, अगर कोई एहतसाब का अमल इस मुल्क में होता, तो कोई भी राय साकिब खरल की अगर ऐसी कोई वीडियो आती, फ़ौरन उस पर यकीन करने की बजाय इंतज़ार करते कि हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या कहेगी, हमारी पुलिस इस पर क्या मौक़िफ़ रखेगी, हमारा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहेगा, हमारे इदारे क्या इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारे हसास इदारे इसके बारे में क्या कहेंगे, और उसके बाद फिर लोग यकीन करते। लेकिन डिस्ट्रस्ट है, किस इदारे पे ट्रस्ट करें, किस सरबराह पे ट्रस्ट करें, किस शख्स पे ट्रस्ट करें, तो फिर जो भी मार्केट में माल आता है, जो भी प्रोपेगेंडा होता है या जो भी होता है, वो करना आसान हो जाता है। मैं ना इस वीडियो के हक में ना इस वीडियो के खिलाफ, क्योंकि मैं नहीं जानती इसकी ऑथेंटिसिटी अब तक भी, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दूंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो जर्नलिस्ट अब इसकी क्रेडिबिलिटी देख रहे हैं कि किस सोर्स से आई है, उनको ये करना चाहिए और उसके बाद फिर जो भी सच है वो आपके सामने लाना चाहिए, क्योंकि वाहिद इस वक्त सहाफ़त ही रह गई है कि बाकी तो सारी चीज़ें दम तोड़ गई हैं इस मुल्क में। एक सहाफ़त ही है जो दम तोड़ते तोड़ते भी कुछ ना कुछ मुल्क की खिदमत कर रही है। तो आप भी फ़ौरन से हर खबर पे ना यकीन किया करें, हर खबर से आगे ना बढ़ाना शुरू कर दिया करें, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया करो, पहले डबल चेक कर लिया करो। ये सहाफ़ियों को भी करना चाहिए और ये आप लोगों को भी करना चाहिए जब कोई खबर को आप आगे बढ़ाएं। अब मसला ये है कि इतना रिग्ड इलेक्शन है कि ऐसी कोई भी वीडियो होती है जो कि चाहे स्क्रिप्टेड हो चाहे असली हो, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन 180 नशिस्तों का क्या है कि आपको पता है अब तक सिर्फ और सिर्फ 34 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो चैलेंज किए गए हैं, जिसमें से मैक्सिमम पंजाब में है, 20 से ऊपर 8 सिंध की हैं। अब हम एक जानिब कहते हैं कि कराची का पूरा इलेक्शन रिग्ड है, 22 सीटें कराची की नेशनल असम्बली की। आप अगर सिर्फ 8 नशिस्तों पे चैलेंज करेंगे तो आपने तो खुद गिव अप कर दिया, आपने तो खुद हार मान ली है। आपको फॉर्म 45 के एविडेंस आपके पास मौजूद थे, आप हर तरह से चैलेंज कर सकते। जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। क्या अदालतों में जाके चैलेंज करना है, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना है, वो करें। ये वीडियोस 1000 बार वायरल हो जाए, हम जानते हैं रिग्ड है इलेक्शन, हमें मजीद क्या यकीन दिलाना। जो नहीं मानने वाले वो नहीं मानने वाले, वो वीडियोस, आपका काम है अदालतों में जंग लड़ना, आपका काम है सही वाला एविडेंस लेके आना। आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है फॉर्म 45, उसके ऊपर फोकस करें आप, वो एविडेंस मीडिया के सामने पेश करें। प्रिंटिंग प्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सीट तो वैसे ही नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं और वो इतनी क्लैरिटी के साथ हारे हुए हैं कि वो जितना मर्जी कोशिश कर लें वो वहाँ से जीत नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब की तो लाहौर की सीट के आप लोग ऊपर मेहनत करें, फॉर्म 45 निकालें, एविडेंस इकट्ठे करें, हो सकता है वो भी वो हारे में हो। बजाय कि हम अपनी जो अटेंशन है ना वो हमें सही मेन काम पे रखनी है। ये जो आ जाती है ना इधर से चीज़ें कि इधर से हटा दो अटेंशन, आवाम को एक वीडियो के पीछे पड़ जाएगी, फॉर्म 45 को भूल जाएगी, नई वीडियो ले आओ उसके पीछे पड़ जाएगी, कोई ऑडियो ले आओ उसके पीछे। हमारी आवाम इतनी, इस आवाम को समझने वाले, लूटने वाले इतना स्टूपिड समझते हैं कि इनको बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो ये लग जाएंगे। नहीं, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना, अपना फोकस आपने क्लियर रखना है और फोकस फॉर्म 45 है। 180 नशिस्तों का कह के आप सिर्फ अगर 34 को चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली सवाल उठेंगे। तो अपना फोकस ठीक कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।